मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th के 4th चैप्टर को करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में हमने किया था वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण की विशेषताएं क्या है। उसी सीरीज में आज हम शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, चर अवधारणा। चर किसे कहते हैं? किसी भी डाटा को जब आप ऑर्गेनाइज करते हो तो उस डाटा को उसकी विशेषता के अनुरूप टेबल फॉर्म में या ग्राफ फॉर्म में अरेंज करते हो। तो उसके लिए ज़रूरी है आप पहले जान लो कि विशेषता किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं। किसी भी तथ्य की वह विशेषता या प्रक्रिया जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है चर कहलाती है। जैसे कोई भी इंसान अगर मोटा है या पतला है तो अगर आप उसको सिंपल कहते हो कि मोटा है तो वो विशेषता है, लेकिन अगर आप उसको वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो तो वो चर है। यानी चर का मतलब कोई भी ऐसी विशेषता जिसको आप मात्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हो, दिखा सकते हो। चर से अभिप्राय उस मात्रा से है जिसमें परिवर्तन होते रहते हैं तथा उन्हें किसी इकाई द्वारा मापा जा सकता है। जैसे 11वीं के विद्यार्थियों के वजन को हम मापते हैं तो जो वजन होगा वो एक चर होगा। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल। चर कितने प्रकार के होते हैं? चर को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, जिसमें एक होता है खंडित चर जिसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल बोलते हैं, यानी कि विविक्त चर। विविक्त चर वे चर होते हैं जिनमें मूल्य एकाएक या पूर्णांक के रूप में बढ़ते हैं। इसका कहने का मतलब है जब वेरिएबल में जो चेंज होता है वो एकदम से होता है, पूर्णांक के रूप में होता है, पॉइंट्स में नहीं होता है, ना ही वो फ्रैक्शन के रूप में होता है, ना ही वो भिन्न के रूप में होता है, तो उसे हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। जैसे कोई भी बच्चा पढ़ता है तो हम उसे बोलेंगे 9वीं में है, 10वीं में है, 11वीं में है या 12वीं में है, तो ये पूर्णांक है। लेकिन अगर आपकी जो हाइट है 5 फुट 2 इंच या 5 फुट 3 इंच है तो वो पॉइंट्सों में है, तो इसलिए वो खंडित नहीं है, डिस्क्रीट नहीं है। विविक्त चर वे चर हैं जिनका मूल्य पूर्णांक के रूप में बढ़ता है, जैसे 1 2 3 4 5 इस रूप में बढ़ता है। विविक्त चर पूरे अंकों के रूप में बढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4। ये कभी भी भिन्न के रूप में, जैसे 1 1/4 1 3/4, या पॉइंट्सों में नहीं बढ़ते, जैसे 5.3 3.4 इस फॉर्म में नहीं बढ़ते। ये जो बढ़ते हैं वो 1 2 3 4 के रूप में बढ़ते हैं। आगे हम करते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। सेकेंड टाइप ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल। दूसरा जो टाइप होता है चर का उसको हम सतत या अखंडित चर बोलते हैं। ये वे चर होते हैं जो उनको भिन्न के रूप में आप शो कर सकते हो। सतत चर वे चर होते हैं जो निरंतर बढ़ते रहते हैं, बिल्कुल स्लो प्रोसेस में चलते हैं। ये पूर्णांक के रूप में नहीं होते। जैसे 4/3, अगर मैं इसको पॉइंटों में करना चाहूँ तो वो पॉइंटों में भी कर सकती हूँ। 2/6, तो जब मैं इसको क्रॉस करती हूँ तो जो आंसर आता है वो पॉइंट्स में होता है। तो जब भी आंसर भिन्न के रूप में या पॉइंट के रूप में होता है तो उसे हम कंटिन्यूस वेरिएबल बोलते हैं, सतत चर बोलते हैं, जिसको अखंडित चर भी कहा जाता है। अगर हम कंटिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल में डिफरेंस करें तो इनमें जो मुख्य अंतर होता है वो ये होता है कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल होते हैं जिसको हम विविक्त चर कहते हैं वो पूर्णांक में होते हैं, जैसे 2 4 6 आदि में व्यक्त किए जा सकते हैं। जबकि जो सतत श्रृंखला होती है वो भिन्नों के रूप में होती है, जैसे 2.4 4.6 6.8। यही इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। अब हम देखते हैं कि चर और गुण में क्या अंतर होता है। अभी हमने किया था कि गुण का मतलब कोई भी ऐसी विशेषता जिसको मात्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है गुण कहलाता है, जबकि गुण वह विशेषता है जिसको मात्रा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। गुणात्मक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहा जाता है जिन्हें संख्या के रूप में नहीं मापा जा सकता। जैसे कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों की जो इंटेलिजेंसी है, बुद्धिमत्ता है, वो एक गुण है। इसको आप संख्या के रूप में नहीं माप सकते हो। चर से अभिप्राय उन विशेषताओं से है जो परिवर्तनशील होते हैं परंतु उनको संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। से 2005 में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की जो औसत लंबाई है वो 5 फुट 6 इंच थी, जबकि पिछले वर्ष 5 फुट 5 इंच है। तो ये जो चेंज हुआ है उसको आप मात्रा के रूप में व्यक्त कर रहे हो। तो गुण और चर में मेन डिफरेंस यही है।
गुण को मात्रा के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, जबकि चर को मात्रा के रूप में व्यक्त कर सकते हो। जब हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो वो शुद्ध फॉर्म में होते हैं, जिनको हम शुद्ध आंकड़े कहते हैं। उन आंकड़ों की जो विशेषता होती है वो एक रूप में भी हो सकती है, दो में भी और तीन में भी। अगर आंकड़े एक विशेषता को प्रकट कर रहे हैं तो उनको एक चर आंकड़े कहते हैं। अगर आंकड़े दो विशेषताओं को प्रकट कर रहे हैं तो उन्हें दो चर कहते हैं। जबकि आंकड़े दो गुणों से अधिक विशेषताओं को प्रकट कर रहे हैं तो उन्हें बहुचर आंकड़े कहते हैं। यदि आंकड़े किसी एक चर से संबंधित है तो उसे एक चर कहते हैं। जैसे अगर मैं किसी एक क्षेत्र में परिवारों की आय संबंधी आंकड़े लेना चाहती हूँ तो जो मेरी स्टडी है वो सिर्फ ये है कि परिवारों की आय कितनी है, यानी कि मैं सिर्फ एक विशेषता की स्टडी कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं ये देखती हूँ कि एक क्षेत्र के अंदर परिवारों की जो आय है वो कितनी है, साथ में वो कितना खर्च कर रहे हैं उनकी, तो ये जब मैं स्टडी कर रही हूँ तो मैं दो विशेषताओं को लेके चल रही हूँ तो इसे दो चर कहते हैं। जब मैं इससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेती हूँ कि परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी आय कितनी है, उनके व्यय कितने हैं और जो व्यय खर्च कर रहे हैं वो एजुकेशन पर कितने खर्च कर रहे हैं, तो उसे बहुचर आंकड़े कहेंगे। यदि आंकड़े बहुत से यानी कि दो से अधिक चरों से संबंधित है तो उसे बहुचर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं एक क्षेत्र के परिवारों की आय, व्यय, शिक्षा, आयु और लिंग संबंधी आंकड़े प्राप्त करती हूँ तो उसे बहुचर आंकड़े कहा जाएगा। अब हम देखते हैं कि एक अनुसंधानकर्ता रिसर्चर कैसे शुद्ध आंकड़ों को व्यवस्थित करता है, कैसे आंकड़ों को चर के अकॉर्डिंग अरेंज करता है। जब भी अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के द्वारा आंकड़े एकत्रित करता है तो वो शुद्ध फॉर्म में होते हैं, अव्यवस्थित रूप में होते हैं। जो आंकड़े अव्यवस्थित रूप में होते हैं उन्हें हम शुद्ध आंकड़े कहते हैं, क्योंकि इन्हें अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान के द्वारा रिसर्च के दौरान इकट्ठा करता है। अनुसंधानकर्ता को इन्हें व्यवस्थित करना होता है और जब अनुसंधानकर्ता इनको व्यवस्थित करता है वो उनके गुण के अकॉर्डिंग, उनके चर के अकॉर्डिंग अरेंज करता है। जैसे उदाहरण के लिए कक्षा 11वीं के 30 विद्यार्थियों द्वारा सांख्यिकी में जो अंक प्राप्त किए गए हैं उनको एक तालिका से दिखाया गया है। आप देख सकते हो इनको अरेंज नहीं किया गया है, ना तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग, ना ही उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। बस जो अंक प्राप्त हुए हैं उनको लिख दिया गया है, राइट डाउन कर दिया गया है। तो जो ये आंकड़े होते हैं, ये शुद्ध आंकड़े होते हैं, इनको हमें आगे व्यवस्थित करना है, इनको अरेंज करना है। तो देख लेते हैं इन आंकड़ों को कैसे अरेंज किया जाता है। आंकड़ों से कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले एक अनुसंधानकर्ता इनको व्यवस्थित करता है। ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए अनुसंधानकर्ता इनको श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत करता है, श्रृंखलाओं के रूप में इनका वर्गीकरण करता है। अब हम देखते हैं श्रृंखलाओं यानी कि जिनको सीरीज बोला जाता है वो क्या होती है। शुद्ध आंकड़ों का वर्गीकरण श्रृंखलाओं के रूप में होता है, सीरीज के रूप में किया जाता है। सीरीज से अभिप्राय उन आंकड़ों से है जिन्हें किसी क्रम अथवा विशेषता के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आपने किसी भी टेस्ट में अंक प्राप्त किए हैं तो उनको या तो बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में या उनको घटते क्रम में लिखना श्रृंखला यानी कि सीरीज कहलाती है। जैसे कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों द्वारा सांख्यिकी में प्राप्त जो आंकड़े हैं, ये शुद्ध आंकड़े दे रखे हैं, इनको हम व्यवस्थित करते हैं। ये इनमें से हम देख लेते हैं कि सबसे जो मिनिमम जो मार्क्स लेने वाले हैं वो 10 है। 10 से नीचे किसी ने मार्क्स नहीं लिए हैं। तो सबसे पहले हम 10 लिखते हैं कि 10 लेने वाले कितने हैं, उनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 कि जिन्होंने 10 मार्क्स लिए हैं वो 4 हैं। फिर अगर हम 15 की बात करते हैं कि 15 मार्क्स लेने वाले कितने हैं, तो ऐसे ही हम इनको अरेंज करते चले जाते हैं, सबसे छोटा फिर बड़ा यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। या हम इसके अपोजिट भी कर सकते हैं कि जो मैक्सिमम मार्क्स लेने वाला है 40 लेने वाले कितने, उसके बाद उसको अरेंज करते हैं।